हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। तो बेटा आज हम क्लास 12 की जो बायोलॉजी है वो तुम्हारा थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो इसके अंदर हम बेटा बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में बात करें किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करते वहां पर। तो आज हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है और कौन कौन से इवेंट्स और कौन कौन से स्टेजेस हमें यहाँ देखने को मिलती है। और लास्ट में हम चलते चलते बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक जो हमारा आज का फर्टिलाइजेशन का। तो बात करें डेफिनेशन की, बात करें सिंपल सी डेफिनेशन बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होती क्या है। इसमें क्या होता है बेटा कि मेल जो गैमेट होता है और जो फीमेल गैमेट होता है इनका फ्यूजन होता है आपस में, उसे ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि ओवम का और स्पर्मेटोजोन का आपस में जो फ्यूजन होगा उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। और फर्टिलाइजेशन होने के कारण वहां पर क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक अनस्पेशलाइज्ड, अनडिफरेंशिएटेड, डिप्लॉयड, मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल होता है। ठीक है, अनस्पेशलाइज्ड होता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, डिप्लॉयड होता है। क्लियर है बेटा। यानी कि ओवम का और स्पर्मेटोजोन का आपस में फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्लियर है। अगर हम बात करें प्रोसेस की, जो प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है और काफी सारे कंपोनेंट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और उसके स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 स्टेप्स के अंदर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है और जो मेल गैमेट होता है इसके अंदर हमें काफी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद ही क्या होता है, क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जैसे स्पर्म की बात करें, स्पर्म के अंदर क्या होता है, कैपिसेशन होती है। ओवम की बात करें, ओवम का मैच्योरेशन हो रहा होता है, मोसिस तक आती है। ठीक है, और फर्दर जो स्ट्रक्चर का चेंज देखने को मिलता है इन द ओवम। ठीक है, फाइनल मैच्योर होने से पहले की बात हो रही बताइए। तो कैपिसेशन होना जरूरी है स्पर्म का, जब तक कैपिसेशन नहीं होगा स्पर्म का तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, वही बात मैं कह रहा था कि फर्टिलाइजेशन में पहले जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होते हैं इनके अंदर क्या है, चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। इनके अंदर क्या है, कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जब एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन, तो उस दौरान क्या होता है, काफी सारे स्पर्म जो होते हैं वो एंटर करते हैं इनसाइड द वजीना। तो थोड़ा आगे हम बात करेंगे बाद में, जब हम स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करें इसके साइड के, सबसे पहले मैंने बात की कि फर्टिलाइजेशन होती क्या है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर होने से पहले हम बात करें तो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं कि चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हम बात करें कि सिर्फ कुछ एक स्पर्म्स होते हैं जो ओवम तक पहुंच पाते हैं और वो एंटर कर पाते हैं, पेनिट्रेट कर पाते हैं ओवम को और ओवम को फर्टिलाइज कर पाते हैं। जैसे स्पर्म की एंट्री होती है उसी दौरान क्या होता है, जो ओवम होता है उसका मैच्योरेशन हो जाता है। कहने का मतलब है कि उस सेकेंड म्यूटेट डिवीजन में जो रुका हुआ था ओवम मेटाफेज 2 में, वो हमारी जो सेकेंड म्यूटेशन होती है वो कंप्लीट हो जाती है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। और साथ ही साथ क्या होता है, सेकेंड जो पोलर बॉडी है उसका रिलीज हो जाता है, तो सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाती है वहां पर। ठीक है, अगर हम बात करें कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन कहां पर होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है। फैलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा होता है एम्पुला, वहां पर क्या होती है, क्या फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, वहां पर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम बात करेंगे स्टेजेस के बारे में कि जो स्टेजेस होती है फर्टिलाइजेशन की,
उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो 3 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे बेटा। सबसे पहले हमारी है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, सेकंड हमारे पास है कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और थर्ड जो स्टेज हमारी कौन सी है, इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि फर्टिलाइजेशन के बाद जब गैमेट का फ्यूजन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, उसके रिजल्टिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फाइनल रिजल्ट क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, तो 3 ये स्टेजेस में क्या है देखने को मिलती है इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो आइए हम बारी बारी इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन सा बेटा, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स के बारे में बात करेंगे। अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स का मतलब है कि गैमेट्स का एक दूसरे के पास पहुंचना। जहां पर जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है, एम्पुला है, एम्पुला तक गैमेट्स का क्या है पहुंचना। ठीक है, दोनों का जहां पर दोनों का मिलन होना है, ओवम का और किसका, स्पर्म्स का, तो उस साइड तक पहुंचना, एक दूसरे के पास पहुंचना, वही कहलाता है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, आफ्टर द पॉपुलेशन इंटरकोर्स के बाद जो इजैकुलेशन होता है, उसके द्वारा जो स्पर्म रिलीज कर दिए जाते हैं इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इनसाइड द वेजिना, उसे कहते हैं हम इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं उसे, कहते हैं इंसेमिनेशन। क्या कहते हैं उसे, कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, उसे कहते हैं इंसेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये स्पर्म का रिलीज हुआ इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिससे हमने क्या कहा इंसेमिनेशन का। उस सीमन के अंदर क्या होता है, उस सीमन के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसके अंदर क्या कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं। ड्यू टू द प्रोस्टाग्लैंडिन्स देयर इज कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। अब इन कॉन्ट्रैक्शंस के कारण क्या होती है, स्पर्म का फर्दर क्या होता है, मूवमेंट होता है इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इसके अलावा जो टेल होती है स्पर्म्स के अंदर, ये टेल भी क्या करती है, हाई मोबिलिटी प्रोवाइड करती है किसको, स्पर्म्स को आगे बढ़ने के लिए काफी मदद करती है। ठीक है, इन पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण और जो टेल है स्पर्म के, इसके कारण क्या है, स्पर्म को आगे बढ़ने में क्या मिलती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मिलती है। अब जैसे जैसे स्पर्म आगे बढ़ता है फ्रॉम वजाइना टू द सर्वाइकल कैनाल, देन यूट्रस, यूट्रस से क्या फैलोपियन ट्यूब एंटर करता है, तो क्या होता है, इस जर्नी के दौरान, इस सफर के दौरान काफी सारे स्पर्मेटा जो है बेटा डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खत्म होने का कारण ये है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, इसके अंदर इन्वायरमेंट होता है एसिडिक होता है, और वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्या करता है, ज्यादातर स्पर्मेटा जो है वो खत्म कर देता है। और इसके साथ ही साथ वहां पर क्या होती है, कुछ फैगोसाइट्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, स्पर्म्स को खत्म करने का काम करते हैं। उनको क्या रिड्यूस, स्पर्म को वो रिड्यूस कर देते हैं, वो फैगोसाइट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, जब एक इजैकुलेशन होती है, एक इजैकुलेशन के दौरान 200 से 500 मिलियन स्पर्म डिपॉजिट होते हैं इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। इन 200 से 500 जो स्पर्म्स है, मिलियन स्पर्म्स हैं, इनमें से 300 से 500 स्पर्मेटा जो है जो पहुंच पाते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जहां पर फर्टिलाइजेशन वहां होता है, वहां पर सिर्फ 300 से 500 स्पर्मेटोजोआ ही पहुंच पाते हैं। तो लाइफ स्पैन होता है स्पर्मेटोजोआ का आफ्टर द एजुकेशन, तो कितना होता है, 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का क्या होता है, उनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, क्लियर बेटा। अब जैसे जैसे एक तो बेटा अपन तेल के बारे में बात करी हमने, एक हमने बात करी जो पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये भी मदद करते हैं स्पर्म को आगे बढ़ने में। दूसरी बात ये है कि जो ओवम होता है, ठीक है, ओवम के द्वारा जो वहां पर कुछ ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, बाहर के लिए फॉलिकुलर सेल्स की बात करें, तो फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, जो फर्दर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं स्पर्म्स को अपनी तरफ, और वो भी कि हाई मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके चलते क्या है, तेजी से स्पर्म क्या है, ओवम की तरफ आगे बढ़ता है इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर है। अब इस दौरान जैसे यूट्रस से जो आगे बढ़ता है स्पर्म,
इस्थिमस वाले पार्ट में यूट्रस से जो इस्थिमस वाले पार्ट तक जो ट्रेवल करता है, इस दौरान क्या होता है, स्पर्म के स्ट्रक्चर में काफी हमें चेंज हमें देखने को मिलता है। स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है इसके दौरान काफी सारा चेंज हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की जो मेम्ब्रेन होती है, इसका रिमूवल हो जाता है। ठीक है, इसका रिमूवल करने में कौन मदद करता है, जो म्यूकस सिक्रीट हो रहा होता है फ्रॉम यूट्रस एंड फ्रॉम द एपिथेलियल लाइनिंग द फैलोपियन ट्यूब, तो वो क्या करती है, आउटर जो मेम्ब्रेन्स होती हैं किसकी, स्पर्मेटोजोआ की, उसको रिमूव करने का काम करती हैं और उसको मैच्योर, अगर क्या मैच्योर करने का काम करती हैं। यानी कि स्पर्म होता है उसके अंदर क्या है, क्या है, फिजियोलॉजिकल हमें चेंज देखने को मिलता है, उसको मॉर्फोलॉजिकल चेंज हमें देखने को मिलता है, जिसके चलते जो स्पीड होती है स्पर्म की मूवमेंट की बढ़ जाती है। कोलेस्ट्रॉल की जो कवरिंग होती है वो रिमूव होने के कारण क्या होता है बेटा, उसकी जो स्पीड होती है, टेल की जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट होती है उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिसके कारण स्पर्म की जो स्पीड है इंक्रीज कर जाती है मूवमेंट की, उसकी जो मोबिलिटी क्या है बढ़ जाती है बेटा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है मैच्योरेशन का स्पर्म का, इसे कहते हैं कैपेसिशन। क्या कहते हैं, क्या होता है, इसे कहते हैं कैपेसिशन। और इसको लगभग क्या 7 घंटे लगते हैं स्पर्म को मैच्योर होने में, इसके फिजियोलॉजिकल मैच्योर होने में, मॉर्फोलॉजिकल मैच्योरिटी अटेन करने में क्या होता है, इसको 7 घंटे लग जाते हैं। क्लियर है, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है स्पर्म के मैच्योरेशन का, इसे कहते हैं कैपेसिशन। ठीक है, अब जैसे जैसे स्पर्म ओवम के पास पहुंचने से पहले क्या होता है, उसका कैपेसिशन होगा तो उसका मैच्योरेशन होता है। अगर कैपेसिशन नहीं होगा तो बेटा क्या होगा, स्पर्म के अंदर एबिलिटी नहीं होती है कि वो एग को फर्टिलाइज कर सके, वो ओवम को फर्टिलाइज कर सके। यानी कि कैपेसिशन का होना जरूरी है, उसे कोलेस्ट्रॉल के मेम्ब्रेन का रिमूवल होना जरूरी है, ताकि वो स्पर्म क्या कर सके बेटा, उस एग को फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, तो फिगर में देख पा रहे हो यहाँ पर रिलीज हुआ वजाइना के अंदर किसका बेटा, स्पर्म्स का रिलीज हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, और तो सर्वाइकल कैनाल, सर्विक्स ये सर्विक्स है। ठीक है, और यहाँ से क्या है, सर्वाइकल कैनाल, इसके से होते हुए स्पर्म क्या है, पहुंचते हैं एग के पास। ठीक है, एग के पास पहुंचते हैं, वहां पर क्या होता है, उसका एग का फर्टिलाइजेशन होता है। ये जो पाथ है हमारा दिखा रहा है फिगर के अंदर, कि फिर जो पाथ है स्पर्म्स के ट्रांसपोर्ट का पाथ कौन सा होता है। ठीक है, थ्रू सर्वाइकल कैनाल, फिर यूट्रस, यूट्रस से होते हुए स्टेमस, स्टेमस से होते हुए एम्पुला तक क्या है, स्पर्म पहुंचते हैं। क्लियर है, अगर हम बात करें ओवम की, तो ओवम का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ओवरी है, ओवरी के बाहर यहाँ पर आपको फिंगर लाइन जो प्रोडक्शन नजर आने से कहते हैं हम फिंगरी। तो फिंगरी और जो पार्ट होता है यहाँ पर सीलिया होता है, सीलिया क्या करते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, जो ओवम को रिसीव करने का काम करते हैं, लगातार दूध करते हुए क्या करते हैं, वो ओवम को इनफंडुबुलम के अंदर क्या है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब जो इंटरनल लाइनिंग होती है फैलोपियन ट्यूब की, यहाँ पर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं, ड्यू टू द बीटिंग ऑफ सीलिया, ये जो ओवम हमारा फर्दर हमारा आगे बढ़ता है, और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, वो भी एग को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है टुवर्ड्स द एम्ब्रियो रीजन। क्लियर है बेटा, ये तो हमारा फिगर से क्लियर हो गया होगा कि जो पाथवे है ट्रांसपोर्ट का गैमेट्स को कौन कौन सा है और किसकी मदद से गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बेटा, अब हम बात करें किसके बारे में, कि अब हुआ क्या, तो स्पर्म्स का है वो ट्रांसपोर्ट हो चुका है कहां तक, एग तक। ठीक है, तो 3 स्टेप हमने बात कर दिया, कौन कौन से बात करते, अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स। सेकेंड जो स्टेज थे हमारे कौन से थे बेटा, कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। थर्ड जो स्टेज होगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो कौन सी होती है, रिजल्ट और इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। रिजल्ट क्या हुआ फर्टिलाइजेशन का, तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा है अप्रोक्सीमेशन ऑफ गैमेट्स, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैमेट्स का जो मिलन होता है, गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप है कॉन्टैक्ट वाला, कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट, उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, कॉन्टैक्ट वाले में क्या होगा, जो स्पर्म पहुंचता है, जो कैपेसिटेड स्पर्म है, जो पहुंचता है किसके पास, एग के पास, तो
उस दौरान क्या करना पड़ता है, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो ओवन का, और वहां पर देखने को मिलेगा बाहर के 3 लेयर देखने को मिलते हैं। बाहर से अंदर चले तो बाहर जो कोरोना रेडिएटा होती है, उसके अंदर होती है जोना पेल्सुडा होती है, और उसके अंदर होती है विट्लाइन मेम्ब्रेन होती है, और उसके विट्लाइन मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द एग। ठीक है, तो स्पर्म वहां पर आकर एंट्री करता है, जुड़ता है किसके साथ है, एग के साथ। तो जुड़ने के बाद क्या करता है, स्पर्म को क्या करना होता है, ये तीनों लेयर्स को पेनिट्रेट करना पड़ता है, तब जाके स्पर्म एंटर कर पाएगा ओवम के अंदर। ठीक है, और ये जो कॉन्टैक्ट हुआ है किसका, ओवम का और स्पर्म का, इट इज ए केमिकल इंटरेक्शन। इस तरह की केमिकल इंटरेक्शन है, ये किसके द्वारा की जाती है, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग केमिकल्स के द्वारा। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट हुआ किसका, जुड़ाव हुआ दो ओवम और किसके बीच में, स्पर्म के बीच में, ये किसकी मदद से हुआ, फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग के द्वारा होता है ये। ठीक है, जो एग होता है इसके ऊपर क्या, ग्लाइकोप्रोटीन की कोट होती है बेटा। तो जो एग होता है इसके ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की कोट होती है, जिससे कहते हैं फर्टिलाइजर, जो कि बनी होती है मोनोसैकेराइड की और एमिनो एसिड्स की। अगर हम स्पर्म के हेड की बात करें, स्पर्म के हेड के ऊपर क्या होता है, एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन होती है, जो कि बनी होती है एसिडिक एमिनो एसिड की। तो ये एक दूसरे को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आने के लिए मदद करती है। ठीक है, जैसे एसिड और बेस होता है, वैसे बड़ा इंटरेक्शन न्यूट्रलाइज करने का काम। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होती है। तो वैसे ही क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है एग के ऊपर और एंटी फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म के ऊपर। तो ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में आने में क्या करती है, मदद करती है। इनकी मदद से दोनों चीजें क्या है, ओवम और स्पर्म आपस में कॉन्टेक्ट में आते हैं। ठीक है, और ये फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन जो प्रोटीन्स होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक। हर स्पीसीज का क्या होता है अलग से, हर स्पीसीज के अंदर अलग से फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि किसी दूसरी स्पीसीज का जो स्पर्म है किसी दूसरे स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज ना कर सके। वो पहचानने का काम करता है कि ये जो स्पर्म है ये मेरी स्पीसीज का है। ठीक है, ओवम क्या करता है, ओवम को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि ये स्पर्म है जो मेरे पास आ रखा है, ये मेरी क्या है स्पीसीज का, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसलिए मैंने कहा कि ये क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे होता क्या इसमें, तो इसमें कुछ फिजिकल और केमिकल इवेंट्स में देखने को मिलते हैं। जो कॉन्टैक्ट है, जो सेकंड स्टेज है हमारे कॉन्टैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इस दौरान हमें कुछ फिजिकल एंड केमिकल इवेंट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन और एंटी फर्टिलाइजिंग द्वारा कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कॉन्टैक्ट में स्पर्म आता है तो वहां पर क्या होता है, सबसे बाहर जो लेयर होती है, तो सबसे बाहर वाली लेयर होता है कोरोना रेडिएटा का। कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, इसको तो बाद डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले बात करते हैं एक्रोसोम रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, एक्रोसोम रिएक्शन क्या होती है, एक्रोसोम रिएक्शन में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, और जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन होती है इनका आपस में स्पर्म के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं इनके फ्यूजन को कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। जब इनका फ्यूजन हो रहा होता है, इस प्रोसेस के दौरान काफी सारी रिएक्शंस हमें देखने मिलती हैं, काफी सारे इवेंट्स हमें देखने मिलते हैं। उन इवेंट्स को भी कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, उन इवेंट्स को कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है, अब होता क्या इसके अंदर बात समझ में, एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होती है, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एक्रोसोमल कैप of sperm is known as acrosomal reaction। अब इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि जो एक्रोसोम होता है, जो एक्रोसोम जब फुली जब एग के पास आता है उसके अंदर क्या होता है, एक्रोसोम के आउटर जो मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर परफोरेशंस हो जाते हैं, मतलब पोर्स थोड़े छेद हो जाते हैं। छेद होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर जो एंजाइम जो प्रेजेंट है, कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट है बेटा,
जिन्हें कहते हैं स्पर्म लाइसेंस, कहते हैं स्पर्म लाइसेंस कहते हैं। और इस स्पर्म लाइसेंस में कौन कौन से होते हैं एंजाइम्स होते हैं? पहला हमारा हियालुरोनिडेज एंजाइम होता है, फिर हमारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम होता है हमारा, एक होता है हमारा जोना लाइसिन और एक्रोसिन, एक होता है फॉस्फेटेज एंजाइम, एक हमारा कौन सा होता है फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हार्मोन हमें क्या देखने को मिलते हैं इनसाइड द एक्रोसोम। अब जैसे कोरोना रेडिएटा के कांटेक्ट में आता है स्पर्म, तो जो एक्रोसोमल आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर छेद हो जाते हैं। छेद होने के कारण क्या होता है, जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिसका लाइसेंस प्रेजेंट होती है वो रिलीज हो जाती है बेटा। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, जो हियालुरोनिडेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं बाहर वाली कोरोना रेडिएटा होती है उसको डाइजेस्ट करने का काम करती है, उनके बीच से रास्ता बनाने का काम करता है। हियालुरोनिडेज क्या करता है बेटा, उसको बीच से रास्ता बनाने का काम करता है, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इस दौरान जो तेल होती है, तेल की मदद के कारण जो स्पर्म होता है लगातार वो आगे बढ़ता रहता है, लगातार क्या होता है आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए, इस एक्रोसोमल रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है बेटा, सबसे पहली बात है कि ऑप्टिमम पीएच की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वहां पर ऑप्टिमम पीएच होनी चाहिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमम होनी चाहिए, टेम्परेचर भी आपका ऑप्टिमम होना चाहिए फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन टू टेक प्लेस। और सबसे मेन जो आयन है जो रिस्पॉन्सिबल है एक्रोसोमल रिएक्शन के, हमारा कौन सा कैल्शियम आयन होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन क्या है, मेन आयन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन के आपस में फ्यूजन के लिए सबसे मेन जो रोल प्ले करता है वो आयन कौन सा बेटा, वो कैल्शियम आयन है। इसको गांठ बांध के दिमाग में उठा लो बेटा। ठीक है, तो कैल्शियम आयन ही क्या करता है, एक्रोसोम के अंदर पीएच को इंक्रीज करने का काम करता है, जिसके कारण जो एक्रोसोम के अंदर वाटर का ट्रांसफर होता है, कारण एक्रोसोम फूल जाता है और उससे क्या होता है बेटा, एक एक्रोसोमल ट्यूबल स्ट्रक्चर निकलता है जो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है इसके जोना पेलोसिटा के, तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है जोना पेलोसिटा के। ठीक है, तो बाहर की अब क्या होगा बेटा, लेयर क्या होगी, पेनिट्रेट कर दी है स्पर्म में। अब वो स्पर्म जो होता है किसी कॉन्टेक्ट में आता है, फिर आता है जोना पेलोसिटा के कॉन्टेक्ट में आता है, जोना पेलोसिटा के कॉन्टेक्ट में आता है। जोना जैसे ही स्पर्म जो मेम्ब्रेन होती है जोना पेलोसिटा के कॉन्टेक्ट में आती है, तो होता क्या है, वहां पर एक अल्ट्रेशन देखने को मिलती है। ठीक है, जोना पेलोसिटा के बाहर क्या होगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो पूर्ण साइट होती है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या होते हैं बाहर आते हैं और वो जोना पेलोसिटा के अंदर कुछ अल्ट्रेशन करे तो जोना पेलोसिटा में चेंज प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसका कॉन्टेक्ट में आया एट द साइट ऑफ रिसेप्शन ऑन जोना पेलोसिटा, तो वैसे क्या होगा, जोना पेलोसिटा के बाहर वहां पर क्या होंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी वो क्या करती है, लाइसोसोमल एंजाइम को रिलीज करती है, जिसके चलते जो जोना पेलोसिटा है वो हार्ड हो जाती है। क्या होती है, हार्ड हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, हार्ड हो जाती है। क्यों होती है, ताकि एक स्पर्म के कॉन्टेक्ट में आने के बाद दूसरे जो स्पर्म आएंगे उनकी एंट्री को रोका जा सके, जिसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी, उसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है इसे कहते हैं जोना रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, जोना रिएक्शन। ठीक है, अब कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके जोना पेलोसिटा के कॉन्टेक्ट में आया स्पर्म, आते ही क्या हुआ, जोना पेलोसिटा में अल्ट्रेशन आ गई, जोना पेलोसिटा हार्ड हो गई। ठीक है, ये हार्ड क्यों हुई, हार्ड इसलिए हुई बेटा ताकि जो दूसरे स्पर्म है वो एंटर ना कर सके, पॉलीस्पर्मी ना हो, सिर्फ क्या हो, मोनोस्पर्मी हो। ठीक है, क्लियर बेटा। और अब जो स्पर्म कॉन्टेक्ट में आया है वो क्या करेगा, जो एक्रोसिन जो एंजाइम था, यानी कि जोना लाइसिन जो था, वो क्या करेगा, उस जोना पेलोसिटा को पेनिट्रेट करने का काम करेगा। ठीक है, जोना पेलोसिटा हार्ड हो चुकी है, अब इसे कहते हैं हम स्लो ब्लॉक कहते हैं। स्लो एक तरह का ब्लॉक है, एक से ज्यादा स्पर्म की एंट्री को रोकने के लिए, इसे कहते हैं स्लो ब्लॉक होता है। अब वो स्पर्म जब एक्रोसिन के द्वारा वो जोना पेलोसिटा को पेनिट्रेट करता है,
पेनिट्रेट करने के बाद वो कॉन्टेक्ट में आता है किसके, विट्रोलाइन मेम्ब्रेन के। अब वो जो एक्रोजोमल मेम्ब्रेन है किसी कॉन्टेक्ट में आती है बेटा, विट्रोलाइन मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आती है। ठीक है, जैसे ही विट्रोलाइन मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में आई मेम्ब्रेन, तो वहां पर क्या होता है, कैल्शियम वेव जनरेट होती है बेटा। एक कैल्शियम वेव जनरेट होती है, वहां पर होता है डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, विट्रोलाइन मेम्ब्रेन में क्या होता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है वहां पर। सॉरी, जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसी एडिटिव प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो वहां पर हमें क्या होगा, एक डीपोलराइजेशन में देखने को। डीपोलराइजेशन का मतलब है जो चार्जेस होते हैं उनमें क्या, उनका क्या होगा, अनबैलेंस होता है। बाहर की तरफ ज्यादा पॉजिटिव होता है, तो हमारा क्या है, सॉरी अंदर की तरफ क्या होंगे, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, बाहर की तरफ ज्यादा नेगेटिव हो जाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, फर्दर और स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाएंगे एग के अंदर। इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फास्ट ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, जोना पेल्सुडा में हमारा क्या हुआ था, स्लो ब्लॉक हुआ था। अब विट्रोलाइन मेम्ब्रेन के पास आकर हमारा क्या हुआ, फास्ट ब्लॉक हमें देखने को मिला। ये फास्ट ब्लॉक हमें क्यों देखने को मिला, क्योंकि वहां पर क्या हुआ, एक कैल्शियम वेव जनरेट हुई, जिसके चलते क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उस साइड की, उसका डीपोलराइजेशन हमें देखने को मिला। क्लियर बेटा, ये तो था हमारा किसके अंदर, विट्रोलाइन मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो अब क्या हुआ, जैसे कि अब विट्रोलाइन मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आता है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके नीचे, बिल्कुल जस्ट नीचे क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि विट्रोलाइन मेम्ब्रेन कांटेक्ट में आते हैं, तो मैंने बताया था कैल्शियम वेव जनरेट होती है, और कैल्शियम वेव के कारण जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो प्रेजेंट होते हैं, इस वेव के कारण वो जगह जगह से वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में उससे चिपक जाते हैं। अब चिपकने के बाद क्या होता है, उन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के अंदर से एक्सोसाइटोसिस के द्वारा जो कॉर्टिकल एंजाइम्स है वो रिलीज कर दिए जाते हैं इनसाइड द पेरीविट्रोलाइन स्पेस। जो विट्रोलाइन मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, किसके बीच में स्पेस होती है, इसके बीच में क्या रिलीज कर दिए जाते हैं बेटा, कॉर्टिकल एंजाइम्स रिलीज कर दिए जाते हैं, जो जोना पेल्सुडा को हार्ड करने में मदद करते हैं। जोना पेल्सुडा को हार्ड करने में मदद करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, जो विट्रोलाइन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर इसको डीपोलराइज करने का काम करते हैं। दोनों काम हो गए, जोना पेल्सुडा भी हार्ड हो गई, और साथ ही साथ क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी एग की, ये भी क्या होगी, डीपोलराइज होगी, जिसके चलते एक से ज्यादा स्पर्म एग के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। ये सारा काम किस लिए हुआ बेटा, ये सारा काम हुआ था पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए और मोनोस्पर्मी को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है। अब जैसे ही वो स्पर्म कॉन्टेक्ट में आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वहां पर एक प्रोजेक्शन क्रिएट होती है बेटा। वहां पर क्या होती है, प्रोजेक्शन क्रिएट होती है, और प्रोजेक्शन जो होती है, उस प्रोजेक्शन क्या कहते हैं हम, कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं। क्या हम कोन ऑफ रिसेप्शन कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं। क्लियर है। जैसे ही वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, वहां पर एक प्रोजेक्शन का डेवलपमेंट होता है, जिससे कहते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन और फर्टिलाइजेशन कोन कहते हैं, उस पॉइंट के द्वारा स्पर्म की एंट्री होती है इनसाइड द एग। ठीक है। अब जैसी कैल्शियम वेव आई, कैल्शियम वेव आने के कारण एग का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एग का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, ये बात ध्यान रखना। जैसे ही वेव आएगी बेटा, वेव आने के कारण क्या हो, कैल्शियम जो एग का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस साइड की जोना पेल्सुडा, इसके अंदर अल्ट्रेशन देखने को मिलती है। क्लियर है। अब इसके थ्रू कोन ऑफ रिसेप्शन के थ्रू क्या हुआ, स्पर्म की एंट्री हो चुकी है किसके अंदर, एग के अंदर। क्लियर है, बात समझ में आ गई यहां तक। जैसे एंट्री होगी स्पर्म की, तो ओवम का जो मैच्योरेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ओवम जो है आपका मेयोसिस 2 में आके रुका हुआ था, होल्ड हो रखा था। जैसे स्पर्म की एंट्री होगी तो जो ओवम है वो मैच्योर हो जाता है,
और सेकंड पोलर बॉडी वहां पर क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो हमारा स्पर्म एंट्री, जो स्पर्म एंट्री हुई, एंट्री के बाद हमें क्या देखने को मिला। ठीक है, जो स्पर्म जो ओवम था उसको सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाती है और वो कंप्लीट हो जाती है, और साथ ही साथ क्या होती है, सेकेंड पोलर बॉडी वहां पर क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो फिगर के द्वारा देख सकते हो यहाँ पर बेटा देखो, इससे पहले क्या हुआ, जो एक्रोसोमल पार्ट के थ्रू क्या है, जो स्पर्म है वो जुड़ता है किसके साथ, दोनों पेलिसुडा के साथ। वहां पर एक्रोजन हार्मोन के द्वारा, हाइड्रोलिक एंजाइम्स के द्वारा वो जोना पेलिसुडा को पेंट्रेट करता है। जैसे जोना पेलिसुडा को पेंट्रेट करता है, कॉन्टेक्ट में आता है, तो क्या होता है वहां पर पेंट्रेट करने के, जैसे वो विटालाइन में कॉन्टेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होती है, कोर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिसके द्वारा एक कैल्शियम जनरेट होती है। कैल्शियम जनरेट होने के कारण तो ये कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसके साथ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ जाते हैं और बाहर ये कोर्टिकल एंजाइम रिलीज करते हैं, जिसके कारण जोना पेलिसुडा हार्ड हो जाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एग की, इसके में डीपोलराइजेशन देखने को मिलती है, जिसके चलते क्या होता है बेटा, वो दूसरे जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अलॉन्ग विद जोना पेलिसुडा, ये कहलाएगी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन, कहलाती है फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन कहलाती है। क्लियर है बेटा, जोना पेलिसुडा क्या कहलाएगी, आपकी फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, क्लियर। अब क्या हुआ, एग के अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या, एंटीमिक्सिस। ठीक है, स्पर्म के एंट्री हो चुकी है बेटा किसके अंदर, एग के अंदर। अब क्या होगा, जो स्पर्म है, जो आपका स्पर्म का हेड वाला पार्ट है जहां पर न्यूक्लियस था, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग हो जाती है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो अलग हो जाता है, टेल अलग हो जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो टेल होती है वो क्या होती है बेटा, ठीक है, वो क्या डिजोल्व हो जाती है, मल्टीप्लीस है, माइटोकॉन्ड्रिया डिजोल्व हो जाता है और न्यूक्लियस का वहां पर रिलीज हो जाता है। साथ में क्या होगा, सेंट्रोजोम रिलीज होगा और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये न्यूक्लियस वहां पर क्या डिजोल्व हो जाएगा, टेल खत्म हो जाती है और स्पर्म से क्या निकलता है, एक न्यूक्लियस बाहर आएगा, सेंट्रोजोम निकलेगा और साथ में निकलेगा माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज हो जाता है इनसाइड द एग। ठीक है, क्लियर बेटा। अब क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस हो जाता है और वो साइज में इंक्रीज कर जाता है, मेल न्यूक्लियस, और उसे कहेंगे हम मेल प्रो न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ओवम होता है, इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसका भी रिमूवल हो जाता है और इसे कहते हैं प्रो न्यूक्लियस, कहते हैं प्रो न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा, पेंट्रेट करने के बाद जिसे प्रो न्यूक्लियस बनता है, तो जो न्यूक्लियस है अपना पाथ चेंज करके, ये न्यूक्लियस में पाथ चेंज करके एग की तरफ 180 डिग्री रोटेट करता है और वो एग की तरफ आगे बढ़ता है। ठीक है, 180 डिग्री घूम के वो कहा जाता है, एग की तरफ क्या करता है, मूव करता है। इसे कहते हैं कोपुलेशन पाथ, इसे कहते हैं कोपुलेशन पाथ कहते हैं। और जो जिसके द्वारा ये पेंट्रेट किया गया था, जिसके द्वारा पेंट्रेट हुआ था स्पर्म साइड बाय, उसे कहते हैं पेंट्रेशन पाथ कहते हैं, पेंट्रेशन पाथ कहते हैं। ठीक है, फिर अब इस स्टेज में जो दो न्यूक्लियस हैं, जो किसके प्रो न्यूक्लियस, मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस बिल्कुल पास पास आ जाते हैं। और इस स्टेज पर हम नहीं बना सकते कि मेल न्यूक्लियस कौन सा है और फीमेल न्यूक्लियस कौन सा है। ठीक है, इनके क्रोमोसोम का फिर क्या होता है, आपस में फ्यूजन होता है। ठीक है, फ्यूजन हो, ये जो फ्यूजन क्या है, दो ये जो क्रोमोसोम है, मेल का फीमेल क्रोमोसोम का आपस में जो फ्यूजन है, ये कहलाता है एंटीमिक्सिस। ठीक है, पास आने के बाद क्या होता है, इनके बीच में क्या होता है, इनका आपस में फ्यूजन हो जाता है, इसे कहते हैं हम एंटीमिक्सिस या फिर कैरियोगेमी। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, जैसे ही इनकी आपस में मिक्सिंग होती है तो सेंट्रोजोम क्या करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है, स्पिंडल फाइबर को बनाने का काम बन जाते हैं। ठीक है, जैसे फ्यूजन हुआ तो सेंट्रोजोम द्वारा एस्टर और स्पिंडल फाइबर बना दिए जाते हैं और ये पैटर्नल जो मैटरनल जो क्रोमोसोम है, दे लाई ऑन द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ठीक है, इक्वेटर पे आ जाते हैं, वहां पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये अलग हो जाते हैं और जेगल जो स्ट्रक्चर बनता है हमारा, जो लास्ट हमारा था इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और रिजल्ट फर्टिलाइजेशन, हमारा क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। क्या होता है, जैसे इनका फ्यूजन हुआ, फ्यूजन होते क्या हुआ, वहां पर क्या जायगोट का निर्माण हुआ। अभी जायगोट जो बना अभी क्या रेडी है फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, जिससे कहते हैं पीएज कहते हैं।
क्लियर है? ठीक है बेटा, आखिरी स्टेप हमारे क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये फिगर दोबारा से देख पा रहे हो कि स्टेप बाय स्टेप की स्टेम की एंट्री होती है, एंट्री के बाद वो कॉन्टैक्ट में आता है। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन होती है, एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद रिलीज होता है किसका, स्पर्म का इनसाइड द एग, और उसके बाद क्या, तो उनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन होते ही क्या जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो डायग्राम वो क्लियर हो गया होगा बेटा। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर क्या कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये बीच में स्पेस है, ये पेरिविटलाइन स्पेस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये विटलाइन मेम्ब्रेन है, बाहर वाली जोना पेलुसिडा है ये वाली। ठीक है, और जब ये एक्रोसोमल मेम्ब्रेन है किसकी, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आती है, तो वहां पर क्या कैल्शियम वेव स्टार्ट होती है। कैल्शियम वेव के कारण जो कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं कांटेक्ट में आते हैं किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और कांटेक्ट में आने के बाद एक्सोसाइटोसिस के द्वारा ये कोर्टिकल एंजाइम्स को पेरिविटलाइन स्पेस में रिलीज कर देते हैं, जहां पर क्या होता है बेटा, वो जोना पेलुसिडा को हार्ड करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं इसी दौरान, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमें डीपोलराइजेशन हमें देखने को मिलता है, जो क्या करता है पोलिस्पर्मी को होने से रोकता है। पूरे इनका ऐसा इस प्रोसेस का होने का सिर्फ एक ही कारण है कि उससे वो पोलिस्पर्मी को रोक सके। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्या सिग्निफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन की। तो सबसे पहली बात हमारी होती है फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं हमारे वो दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं। ठीक है, दोबारा से डिप्लॉयड हो जाते हैं। क्लियर बेटा, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर हो जाते हैं, 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं, दोबारा से रिस्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो फर्टिलाइजेशन है उनको एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती है फॉर देयर मैच्योरेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम आपस में क्या होता है कंबाइन करते हैं, जिसके चलते वहां पर क्या होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होती है, क्रॉसिंग होता है उनके बीच में, जिसके कारण हमें वहां पर क्या वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की मदद से हम बता सकते हैं कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसका सेक्स क्या होगा, वो लड़की होगी या लड़का होगा। ठीक है, इसके अलावा जो सेंट्रोल होता है, ठीक है, सेंट्रोल ओवम में एब्सेंट होता है, और ये क्या करता है जो डिवीजन होती है फर्दर किसकी बेटा, जो सेकंड मोटिव डिवीजन है उसको फर्दर प्रोसीड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में बात क्या करेंगे, तो जो मेम्ब्रेन्स होती है ओवम की वो क्या करती हैं, वो एडिशनल स्पर्म को एंटर करने से रोकती हैं। ठीक है, जैसे कि बता जोना पेलुसिडा का हार्ड हो जाना, डीपोलराइजेशन हो जाना। ठीक है, जिसके द्वारा एडिशनल स्पर्म को एंटर नहीं कर सकते इनसाइड द ओवम। अब हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन एंड एंटी जो फर्टिलाइजेशन जो आपकी जो इंप्रेशन है इस थ्योरी को देने वाले कौन थे, यानी कि फर्टिलाइजेशन थ्योरी को देने वाले कौन थे, इसको देने वाले कौन थे, एफआर लिली थे, जिन्होंने 1914 में वो थ्योरी दी थी, जो कि बेस्ड थी एमसी अर्चिन के पर काम किया था। काम करने के बाद स्टडी करने के बाद ही उन्होंने फर्टिलाइजेशन थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया इसके थ्योरी में, उन्होंने ये बताया कि जो एग होता है, फीमेल एग होता है, केमिकल सीक्रेट करता है जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि बना होता है आउटर बोन कवरिंग बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, और स्पर्म का जो सरफेस होता है कवर होता है विद हेल्प ऑफ एंटी फर्टिलाइजेशन, जो कि बना होता है एसिडिक एमिनो एसिड्स के द्वारा। ठीक है, ठीक है, और ये एक दूसरे को आइडेंटिफाई करने का काम करते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। ये होते हैं स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, हर स्पीसीज के अंदर फर्टिलाइजेशन एंड एंटी फर्टिलाइजेशन आपको क्या है अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर याद रखना बेटा कि ये जो फर्टिलाइजेशन की थ्योरी थी किसके द्वारा दी गई, एफआर लिली के द्वारा दी गई थी, और किसके ऊपर उन्होंने रिसर्च की थी थ्योरी देने से पहले, वो सी अर्चिन के ऊपर उन्होंने क्या काम किया। ठीक है, और लास्ट में बात करेंगे कि सेक्स डिटरमिनेशन कैसे करते हैं ह्यूमंस के अंदर। हम जैसे कि हमें पता है जो बड़ा मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म्स के अंदर दो तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। हर स्पर्म के अंदर क्या है अलग क्रोमोसोम होता है। किसी के पास आपको 22 किसी आपको एक्स स्पर्म देखने को मिलेगा,
किसी स्पर्म के अंदर आपको एक्स क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, किसी स्पर्म के अंदर आपको वाई क्रोमोसोम देखने को मिलेगा इन द केस ऑफ मेल्स। ठीक है, मगर इन द केस ऑफ फीमेल्स अगर हम बात करें तो फीमेल्स के पास 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो हर एक एग के पास क्या होता है, एक अलग क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम होगा। अगर पैटर्न की तरफ से ऐसा स्पर्म जिसके पास एक्स क्रोमोसोम है वो फ्यूज करता है मदर के एग के साथ, तो रिजल्टेड जो आपका क्रोमोसोम होंगे हमारे कितना होंगे, वो 44 प्लस डबल एक्स। इसका मतलब क्या होगा कि जो डेवलपिंग जो बेबी होगा वो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी। अगर ऐसा स्पर्म जिसके पास वाई क्रोमोसोम है अगर वो फ्यूज करता है एक्स क्रोमोसोम मदर के साथ, तो रिजल्टिंग जो जाइगोट का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो एक्स वाई होगा हमारा, वो 44 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इस एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि डेवलपिंग जो बेबी होगा क्या होगा, बेबी बॉय होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो डेवलपिंग जो बेबी है वो बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। इसके अलावा और भी टेक्निक्स जैसे कि अल्ट्रासाउंड जो टेक्निक है, अल्ट्रासाउंड है, और एमनियो सिंथेसिस एक तरीका है जिसके द्वारा कि हम बेबी के सेक्स के बारे में बता सकते हैं कि वो बेबी गर्ल है बेबी बॉय है। मगर ये एक तरह कानूनी जुर्म है और ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। एज ए डॉक्टर अगर आप करते हो तो ये कानूनी जुर्म होता है बेटा, ये नहीं करना होता है। ठीक है, लड़का लड़की दोनों समान होते हैं, दोनों को जीने का अधिकार होता है, लड़के को जीने का अधिकार होता है, और ये क्या होता है, बैलेंस बनाने का काम करता है हमारे कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तो हमारे कम्युनिटी में माना जाता है कि जो मदर होती है रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, लड़की को पैदा करने में। ऐसा नहीं होता बेटा, जो असल में रिस्पॉन्सिबल होता है फादर होता है। फादर ही फादर की क्रोमोसोम यानी कि जो स्पर्म्स है वही बताएंगे कि कौन सा क्रोमोसोम स्पर्म फ्यूज कर रहा है मदर के एग के साथ, तो लड़का होगा लड़की होगा। ये कुरीति है, इस कुरीति को हमें समाज के अंदर से बड़ा खत्म करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस थोड़ा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बात करेंगे। अब फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, जाइगोट का निर्माण हो चुका है, अब जाइगोट का आगे डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके लिए क्लीवेज कैसे होती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। आपका दिन शुभ हो।